चिश्ती साहब, सर यू मस्ट फील वेरी प्राउड कि हमने हमेशा 2019 देख लें, फिर उसके बाद 2025 फास्ट फॉरवर्ड, और हमने जिस तरीके से ना सिर्फ ये कि फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी, और सबसे बढ़ के चूंकि मुझे भी इन चीज़ों को बड़े करीब से जानने का मौका मिला है और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो बहुत कम वक्त में जो आपके एसेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, फिर सेंसर फ्यूजन के जरिए उनको एक लाइन में रखते हुए दुश्मन को ऐसी कारी जर पहुंचाना, हालांकि कहाँ 9 अरब डॉलर का बजट और कहाँ पर 80+ अरब डॉलर का बजट, और उसके बावजूद ये इतनी कामयाबी, तो ये बड़ा एक जबरदस्त एक चीज रही और अब दुनिया मान रही है। ट्रंप साहब ने भी इस चीज को तस्लीम कर लिया। तो एक तो ये बड़ी कामयाबी, और अब तो इंडियन ऑपोजिशन भी चढ़ दौड़ रही है इसी की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी पर। बहुत शुक्रिया सती साहब मुझे इन्वाइट करने का। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्ड था पाक फिजाई का, खास तौर पर क्योंकि इससे तवक्को की जा रही थी कि हमने स्टेज सेट करना है पाक फिजाई, यानी कि एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर पर आजकल होती है मॉडर्न जंगों में, कि वो क्या प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ग्राउंड फोर्सेज और नेवल फोर्सेज के लिए। वो इंतहाई फेवरेबल हो गया। और अगर किसी 7 तारीख की सुबह को आप हमारी मुसल्लह अफवाज, खासतौर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी से अगर पूछते कि मोरल कैसा है, तो आपको खुद पता लग जाता। और वही दिन अगर हिंदुस्तान की आर्मी और नेवी से पूछा जाए कि मोरल कैसा है, तो जाए। लेकिन ये कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सक्सेस ऐसे ही आ जाती है। इसके लिए सालों की ट्रेनिंग करनी होती है। आपने जैसे आपने खुद ही बहुत कहा, आपको भी एक्सपोजर है। मैं भी आने से पहले मैं भी कनाडा से बात कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में आया हूँ अमेरिका में, कनाडा में। तो मैं एक दिन पहले ही वहां से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से होकर आया था। अब यकीन करें सती साहब कि जो मैं देखी सेटअप देखा, तो मुझे यकीन तब देखने पर दोबारा से ये श्योर हुआ कि कितने सालों की ये ट्रेनिंग हुई थी, कितने सालों से विजुअलाइज किया जा रहा था एनिमी को, हाइपोथाइज किया जा रहा था कि अगर दुश्मन ये करेगा तो हम ये करेंगे। और इवन चिश्ती साहब उस वक्त से 2010-11 से जब पहली दफा राफेल का तस्करा सुना था, तब से इस पे तैयारियां जारी थी। एब्सोल्युटली। और अभी आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ये मैं एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जब हम मिशन पर जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये ऑफेंसिव मिशन है या डिफेंसिव मिशन। ये एक रेयर मिशन है जो रात को 12 बजे 12:30 बजे उड़ा जा रहा है, अपने अपने बॉर्डर्स के अंदर उड़ा जा रहा है। 125 जहाज हैं हवा में, सबके ऊपर बियॉन्ड विजुअल एक मिसाइल लगे हुए हैं, तकरीबन 4 से 6 तक। आप इमेजिन करें 500 मिसाइलों का रात को 12 बजे कॉम्बैट होने जा रहा है। और एक मिशन जिसको डिफेंसिव नेचर का है, जो दुश्मन को देख भी नहीं रहे आप स्क्रीन पर, अपने जहाज की स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरे जहाजों के इंटीग्रेशन से देख रहे हैं, उनको एंगेज करना ये हिस्टोरिकल है। ये इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और मेरा एयरफोर्स से ताल्लुक, इसलिए कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी में अनबिलीवेबल है कि इतनी ज्यादा तैयारी, रेडीनेस, और आपने कहा कि एक डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव में कन्वर्ट कर देना, और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देना एयरफोर्स लीडरशिप और एयर चीफ की तरफ से कि ये नंबर 1 हमारा टारगेट राफेल है, और अगर ये जहाज हमारे अंदर बॉम्ब गिराकर या वेपन्स फायर करके चले गए तो पाक फिजाइया का पूरा रिजॉल्व था कि ना सिर्फ हम इट को हिट बैक करेंगे, और किसी वजह से अगर आप हिट बैक नहीं करें तो हम चेज करके शूट डाउन करेंगे। तो एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बालाकोट एंड दिस, कि इस टाइम हमने ये वी मेड श्योर कि वी वोंट लेट देम इन एंड वी डिड नॉट। देखिए, दुश्मन हमेशा चाहता है कि वो अपनी टर्म्स पर एक न्यू नॉर्मल सेट करे। ऐसा ही है। और हिंदुस्तान ने 2019 में एक नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी, और 2025 में वो पाक फिजाइया ने सब चीज अंडू करके हिंदुस्तान को दोबारा बता दिया कि अब पेनिट्रेट करेंगे। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया का ये फैसला था कि अगर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की चाहे कोई फाइटर जहाज खिलाफ वर्जी करे, चाहे कोई वेपन्स या मिसाइल खिलाफ वर्जी करे, ऑफेंस एक ही जैसा गिना जाएगा और उसका रिस्पांस भी उतना ही सवेर होगा। बिल्कुल ऐसे। इसका ये था कि अगर फाइटर जहाज आएंगे तो रिस्पांस और होगा, और अगर मिसाइल आएंगे तो और होगा। बिल्कुल ऐसे। ऑफेंस एक जैसा था, इसीलिए आपको बिल्कुल ऐसे है। चिश्ती साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये जो चीज है, यानी कि रिकग्निशन तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा जहां पर फील्ड मार्शल साहब ने ये बात की ना, ये दहशतगर्दों की और ये हाइब्रिड वॉरफेयर की, और ये जो काउंटर टेररिज्म के हम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी एयरफोर्स का बड़ा अहम रोल है, भले वो अनमेन्ड व्हीकल्स के जरिए हो या फिर बाकी हो। तो ये कितनी स्ट्रेटेजिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आप एलेबरेट करें इस रोल को, खासतौर पर आगे भी बड़ी जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। ये सती साहब, ये जो अनमैन्ड आपने एरियल व्हीकल्स का कहा है, ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये तो कई सालों से हो रहा है, और ये टेक्नोलॉजी इंटेंस अब
काउंटर वॉरफेयर हो चुकी है जो टेररिज्म के अगेंस्ट है। अब आप एक फाइटर जहाज को और बहुत सारे इस तरह के एसेट्स को हवा में इतनी देर अनलिमिटेड नहीं रख सकते। एक तो फटीग है, कॉस्टली है, ह्यूमन लिमिटेशन बहुत महंगी पड़ती हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यस जी, एग्जैक्टली। और फाइटर जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और नॉइज भी होता है, वार्निंग भी चली जाती है। तो ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये 20-30-40 घंटे उड़ते रहते हैं। जमीन पर कंट्रोलर होते हैं, आप शिफ्ट चेंज कर सकते हैं, जमीन पे थकावट का नहीं है, वेपन्स का नहीं है, खुद फायर करने का रिस्क नहीं होता। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देते हैं, जहां मौजूद होते हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और वक्त आने पर खुद हमला भी कर सकते हैं। तो ये पिछले 3-4 सालों में पाक फिजाइया ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर बहुत ज्यादा काम किया है। एक्सटेंसिवली इंटीग्रेशन हुई है। अपार्ट फ्रॉम 19 न्यू इंडक्शंस जो हुई हैं उनमें से ये एक यूएवीज भी है। और सबसे ज्यादा आप नोट करें कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ है। हिंदुस्तान के एक और सीनियर जनरल एक टीवी पर आकर ऑलमोस्ट अब्यूज कर रहे थे हिंदुस्तान की एयरफोर्स को कि हमारी एयरफोर्स हिंदुस्तान की कहां सोई रही है जब पाकिस्तान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना रहा था और ये बर्चिंग मुनिशन ले रहा था और इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा था। तो गेम्स हैव चेंज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। And the best part is that we are not putting all our eggs in one basket. You know what I mean? So we are gathering technology from different, sides. Exactly. तो अभी भी पीएफ जो लीडरशिप है वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इंगेज्ड है। एक बात तो ये है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं यहाँ कनाडा अमेरिका आने से पहले मैं इस्लामाबाद मुझे एयरपोर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो यकीन करें वो जो साइबर कमांड के नौजवान थे जिनको मैं ऑब्वियसली पहले भी मिल चुका था, तो मैं जब उनसे पूछा कि अब तो कैसे हुआ, ये किल्स कैसे हुई, तो उन्होंने यकीन कर कहा कि राफेल 4 जहाज हो चुके हैं, लेकिन हम तो मूव हो चुके हैं, हम तो अगली की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो बिहाइंड अस है जिसको कहते हैं, हम तो अगली स्ट्रेटजीज कर रहे हैं कि जो हमने अनफोल्ड कर दिया है। अब इससे न्यू नॉर्मल हम क्या करेंगे जो इनोवेटिव होगा, ज्यादा पेनफुल होगा और ज्यादा फोकस्ड होगा। ठीक है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया उस तरफ जा चुकी। वकार साहब, वेरी क्विकली, आप भी समझते हैं कि वी हैव मोर सरप्राइजेस टू ऑफर टू इंडिया इफ दे ट्राई इट अगेन? जी बिल्कुल, मैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जस्ट डिस्प्ले 2% ऑफ कैपेबिलिटी। मोदी साहब अगर 1000 की बात करें, 2% डिस्प्ले हुई है। और जस्ट इमेजिन के अभी नेवल देखें, नेवी के पास एसेट्स हैं, आर्मी के अपने एयरफोर्स के, एंड देन ये पूरा कॉन्सेप्ट है मोज़ैक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन बैटल स्पेस का। हमने भी इस पे काम किया, एक्चुअली रोट एन आर्टिकल आल्सो। लेकिन एयरफोर्स आई थिंक सैल्यूट टू देम के सबसे ज्यादा आई वुड से कि जिसको मास्टर किया है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल जी, द स्पेस फोर्स, द साइबर वॉरफेयर, I mean, there are many dimensions to it. Thank you so much, Air Commodore retired Khalid Chishti साहब. Thank you so much, Brigadier retired वकार हसन साहब, for your time. यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कंक्लूड करेंगे जी।